आज आसमान में छाए हुए इन काले काले बादलों को मत देखिए। आज आप महसूस कीजिए कि सरकार के ऊपर कितने काले काले बादल छाए हुए हैं और सरकार को किस बात का डर है। और डर भी ऐसा वैसा नहीं, पहली बार सरकार डर की वजह से धमकी देने के मूड में है। वो समझ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला ना सिर्फ उसको कटघरे में खड़ा कर रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में हर उस फैसले को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और इस देश के सामने सरकार जवाब दे पाने की स्थिति में आएगी नहीं, क्योंकि तमाम नियुक्तियों की एक लंबी फहरिस्त है। इस दौर में घोटाले या बड़े स्कैम जो हुए हैं उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। इस दौर में प्रधानमंत्री किन किन मुद्दों पर खामोश रहे, जबकि समूची दुनिया के भीतर उसको लेकर प्रतिक्रिया हो रही थी, उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। बावजूद इसके देश के गृह मंत्री कल धमकी देने के मूड में आ गए और यह धमकी देने का अंदाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही आया। और यह फैसला ईडी के प्रमुख की नियुक्ति को गैर कानूनी करार देने के बाद आया। पहली बार इस अंदाज में कहा गया कि दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक संस्थान है, आप उसके डायरेक्टर पर मत जाइए, डायरेक्टर तो आते जाते रहेंगे और कोई भी डायरेक्टर होगा। और सवाल इसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने उठाया, जब डायरेक्टर आते जाते रहेंगे तो फिर एक डायरेक्टर से आपको क्या लाभ था जो उसे आप एक्सटेंशन दे रहे थे। सवाल इन घने बादलों का सिर्फ कल के फैसले और कल की धमकी का नहीं है। सवाल तो यह है कि 14 अगस्त तक सेबी को अपनी रिपोर्ट देनी है और उस रिपोर्ट के जरिए पता चलेगा कि जो अडानी कांड का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर हो रहा था और जिसमें राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे थे कि दरअसल अडानी क्या लगते हैं आपके, और इस पूरे के पूरे शब्द को उस किताब से हटा दिया गया जिसको आने वाले वक्त में कोई यह सोचे और पढ़ना चाहे कि अडानी कांड के वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा था, कांग्रेस उस दिशा में क्या सोचती थी, उस पूरे शब्द को हटा दिया गया। और इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब सेबी की रिपोर्ट को लेकर कल चर्चा हुई तो उसमें बकायदा प्रशांत भूषण ने जब इस बात का जिक्र किया कि सेबी किस तरीके से कानूनों में अमेंडमेंट कर रहा है जिससे जिसको लाभ मिल जाए और जो पैसा लगाए वह बातें उस दायरे से हट जाए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इंतजार करना होगा और 14 अगस्त तक पूरी रिपोर्ट आपको सौंपनी होगी। तो क्या 14 अगस्त के बाद अडानी कांड के वह पन्ने भी खुल जाएंगे जिन पन्नों का जिक्र इस दौर में नहीं हुआ है? अगला सवाल, इस देश के भीतर में जो लगातार विधायकों का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना है, और महाराष्ट्र कांड के बाद से तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला भी सुनाया और उसमें जो अपनी पूरे के पूरे विश्लेषण करते हुए प्रतिक्रिया दी, उसमें सवाल एक ही था कि जो 10वीं अनुसूची है या जो 2/3 मेजॉरिटी का सवाल है, क्या अब इस पर समीक्षा करने का वक्त आ गया है? और वो वक्त धीरे धीरे नजदीक आ चला है। यानी किसी भी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्यों को अगर अपने साथ लेकर सरकार पलट जी जाए तो अभी तक वह कानूनी दायरे में था, लेकिन जब समीक्षा होगी तो वो कानूनी दायरे से हटेगा। और जनता ने अगर बीजेपी को नहीं चुना, बावजूद इसके महाराष्ट्र के भीतर सरकार बन गई और उससे पहले कर्नाटक के भीतर भी सरकार बनी थी और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी सरकार बनी, तो ऐसी स्थितियों पर क्या आने वाले वक्त में रोक लग जाएगी? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल धारा 370 को लेकर भी है, जिसमें 2 तारीख से लगातार सुनवाई होगी। संविधान बेंच जो 5 जजेस का है, जिसमें खुद चीफ जस्टिस की भी मौजूदगी है, वह भी लगातार बैठेंगे। और धारा 370 को लेकर आवाज सिर्फ भारत भर के भीतर नहीं है, सवाल भारत के संविधान के मद्देनजर है कि राज्यों की मौजूदगी का कोई मतलब होता है या नहीं होता है, और जो मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता किसी धारा से जोड़कर देखे जा रहे थे उसका भी कोई मतलब बचेगा या नहीं बचेगा। किसी भी राज्य को केंद्र शासित राज्य में कैसे तब्दील कर देना है, यह भी 370 से निकल कर आया। तो क्या एक लंबी फहरिस्त है जो सरकार को डरा रही है और उसे यह महसूस होने लगा है कि दरअसल काले काले बादल तो सरकार पर मंडरा रहे हैं, और यह परिस्थिति
मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस के कार्यकाल को कम भी नहीं कर रही है और उन्हें जब रिटायर होना है तो नवंबर 2024 में होना है और 2024 के अप्रैल में इस देश को नई सरकार को चुनना है। तो क्या उससे पहले चीजें डगमगाने लगेंगी, क्योंकि नियुक्तियों की फेरिस्त में इस देश के भीतर जो भी आईएएस रैंक से नियुक्ति हुई, जो इसका यूपीएससी ने एग्जाम नहीं लिया बल्कि प्रोफेशनल्स के नाम पर 100 से ज्यादा नियुक्तियां हो गई, क्या उस पर भी सवाल उठेंगे? दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक कमीशन को लेकर और वहां पर जो नियुक्ति हुई है, जिसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया और माना गया कि दिल्ली के एलजी के वो कैंडिडेट हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और अब उस पर सुनवाई 17 तारीख को होने वाली है। तो क्या वह भी गैर कानूनी होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी यही कहकर लगाई है कि दरअसल यह नियुक्ति गैर कानूनी हो रही है, इसलिए इनका शपथ न किया जाए और ना होने दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको 3-4 तारीख को ही रोक लगा दी। तो क्या यह माना जाए कि एक ऐसी परिस्थिति में यह सरकार फंस गई है जिसमें कोई भी मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जाता है और वहां पर अगर संविधान की व्याख्या या नियम कायदे के तहत उस खास केस को जब परखना शुरू किया जाता है तो सरकार कटघरे में नजर आती है और सरकार इस बात से बेचैन है। दरअसल यह बेचैनी कल खुले तौर पर निकल कर आई जब देश के गृह मंत्री ईडी के चेंज होने के बाद, यानी ईडी के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को जब उनकी नियुक्ति को ही गैर कानूनी कर दिया गया, तो उसके बाद देश के गृह मंत्री ने एक ट्वीट किया। सवाल है कि ना तो यह उनके अधीन मंत्रालय है और सवाल यह भी है कि कहां देश के गृह मंत्री और कहां देश के एक संस्थान के डायरेक्टर पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। लेकिन इसके बावजूद भी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने नहीं आई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके एक संदेश यह भी आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में मंत्रिमंडल विस्तार में क्या निर्मला सीतारमण का पत्ता कट चुका है, उनको जानकारी मिल चुकी है। लेकिन इससे हटकर जरा समझिए कि देश के गृह मंत्री जिस अंदाज में चीजों का जिक्र कर रहे हैं वह इसलिए चौंकाने वाला है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस करप्शन, उस ईडी डायरेक्टर और इस दौर में सरकार पर जो एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, ये कहते हुए कि आप निशाने पर ले रहे हैं देश के नेताओं को, जिससे आपको कानूनी तौर पर सफलता मिले या ना मिले लेकिन राजनीतिक सफलता जरूर मिल जाए। तो एक क्षण के लिए इस ट्वीट के एक एक शब्द पे गौर कीजिए। अमित शाह ने ट्वीट किया कि ईडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट पर के फैसले पर खुशी मनाने वाले लोग अलग अलग वजहों से भ्रमित हैं, क्योंकि कल पहली बार यह सवाल विपक्ष के भीतर उठा कि उन्होंने दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस और टीएमसी के नेता ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और ईडी के सवाल को ही लेकर क्या बंगाल, क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, क्या तेलंगाना, हर जगह से यही आवाज आती है कि सरकार जानबूझ के कटघरे में खड़ा कर देती है वहां की चुनी हुई सरकार और उनके अपने सांसद विधायकों को डराती है। तो उनमें खुशी थी, उस खुशी को एक झटके में लपेटे में यह क्या कर लिया कि अलग अलग वजहों से यह भ्रमित है। जबकि सीवीसी एक्ट में जो बदलाव संसद में पास हुए थे उनको सही ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अभी सीवीसी के जो प्रस्ताव हैं वो लागू हुए नहीं हैं, तो आप कैसे किसी व्यक्ति को 3 साल से ज्यादा, 3 साल तक तो अमेंडमेंट हो चुका है जो पहले 2 साल था, उसके बाद भी आप लगातार एक्सटेंशन दिए जा रहे हो, तो ये पूरे तरीके से गैर कानूनी है। हमारा एक्ट इसकी इजाजत देता ही नहीं है। तो उसको भी अपने अनुकूल करने की परिस्थिति में गृह मंत्री ने इस ट्वीट में यह लिखा कि सीवीसी एक्ट में जो बदलाव संसद में पास हुए थे उनको सही ठहराया गया। फिर वो कहते हैं भ्रष्ट लोगों के खिलाफ ईडी को एक्शन लेने की जो शक्तियां कानून के तहत मिली हुई है वो वैसी ही रहने वाली है। ईडी एक संस्था है जो किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर है, उसका पूरा ध्यान अपने मूल उद्देश्यों को पाने में लगा है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना है। ऐसे में ईडी का डायरेक्टर कौन है यह जरूरी नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस पद पर बैठेगा वो विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा। 2 मतलब है, एक, आने वाले ईडी डायरेक्टर को यही काम करना है, यह संदेश पहले ही दे दिया गया और देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं। गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, गृह मंत्री अमित शाह हैं।
और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के अलावे इस देश की कोई छवि किसी चेहरे के ऊपर उभर कर आती नहीं है। तो देश के गृह मंत्री ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में ईडी को क्या काम करना है। जो डायरेक्टर होंगे अभी से उन्होंने संदेश दे दिया। दूसरा संदेश है कि जो विकास विरोधी मानसिकता यानी सरकार विकास करती आ रही है, यह संदेश भी राजनीतिक तौर पर रखने का प्रयास किया। तीसरी बात, जो घेराबंदी हो रही है विपक्ष के ऊपर, जो महाराष्ट्र में नजर आया, और संयोग है कि आज ही अजीत पवार दिल्ली पहुंचकर देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। अब सवाल यहां पर है कि 2 दिन पहले तक वही अजीत पवार ईडी की फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम था। चार्जशीट में इंडिकेट बहुत साफ किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग इनके साथ जुड़ी हुई है। इनकी जो कोऑपरेटिव है उसमें चार्जशीट में जिक्र किया गया, उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम। अब सवाल यह है कि वह दिल्ली आकर उसी शख्स से मुलाकात कर रहे हैं जो शख्स कह रहा है कि दरअसल करप्शन पर नकेल कसने के लिए ईडी है। पहली बात, घबराहट इतनी ज्यादा हो चली है सुप्रीम कोर्ट को लेकर या एक के बाद एक आने वाले फैसलों को लेकर कि सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा रास्ता है जिसमें सरकार कोई समाधान का जिक्र भी कर पाए और सोच पाए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नहीं हैं। जो मानहानि का पूरा मसला है, जिसमें नाम शब्द का जिक्र है, सरनेम्स का जिक्र है, और गुजरात के एमएलए पूर्णेश मोदी ने आज कैविएट डाल दी सुप्रीम कोर्ट के भीतर, यह कहते हुए कि राहुल गांधी पर आप कोई फैसला दे और उन्हें सुने, उससे पहले आप मुझे सुन लीजिए। यह एक डिफेंसिव मोड नहीं बल्कि ऑफेंसिव वर्सेस डिफेंसिव के बीच की परिस्थितियों को अपने साथ लेना है। यानी पूर्णेश गांधी का कैविएट दाखिल करना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, देश के गृह मंत्री का ट्वीट करना यह कहते हुए कि ईडी अपनी कार्रवाई करती रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा जाएगा। और एक भ्रष्टाचारी जो ईडी की लिस्ट में नाम है जिसका, वह शख्स मंत्रालय कौन कौन से मिलेंगे उनके अपने पार्टी के एमएलएस को, इसको लेकर बातचीत करने के लिए दिल्ली में अजीत पवार। ये सारे मैसेज आपको हो सकता है एक झटके के लगे, क्या ऐसी स्थिति आ गई और वाकई इतने घने बादल हैं।